कनेक्शन की। आज बात होने वाली है केपीआईटी टेक के टॉप मैनेजमेंट से। हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रही हैं कंपनी की सीएफओ प्रिया हार्डिकर जी, जिनसे बात होगी जून तिमाही के नतीजों पर। साथ ही साथ चर्चा करेंगे एक्विजिशंस के बारे में भी, कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है आगे। लेकिन मैनेजमेंट से चर्चा शुरू करने से पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। केपीआईटी टेक जो है एक जाना माना नाम है हमारे देश में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कारोबार में है ये कंपनी। ऑटोमोटिव और मोबिलिटी सेगमेंट पर इनका फोकस है। जर्मनी, अमेरिका, जापान में भी इनका कारोबार मौजूद है। चीन और कोरिया में भी कंपनी बिजनेस करती है। कंपनी के पास 50 से ज्यादा पेटेंट्स भी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रिया जी 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले सवाल मैं नतीजों से ही चर्चा शुरू करना चाहूँगा। हमने देखा Q1 में मार्जिन्स काफ़ी अच्छी तरह से दिखाई दिए हैं, लेकिन ये भी चर्चा चल रही है इस समय मार्केट में कि जो Q2 है उस पर कुछ दबाव रह सकता है, क्योंकि वेज हाइक आपको लेने होंगे इस क्वार्टर में। क्या आपको लगता है किस हद तक जो है मार्जिन पर अगर प्रेशर हुआ तो अगले क्वार्टर में कितना हो सकता है? देखिए, हमारा इस क्वार्टर का जो EBITDA है दैट हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव टू 19.4। और हमने हमारे कम्युनिकेशन में ऐसा भी बोला है दैट एक साल का अगर हम नजरिया लेते हैं तो हमने एक गाइडेंस दिया है दैट एक साल के लिए हम लोग 18 to 19% EBITDA का मेंटेन करेंगे और उस पर हम बरकरार है। अभी ये जो क्वार्टरली मूवमेंट है वो तो चलता रहेगा, इट्स अ साइक्लिकल फेज। आई थिंक हम लोगों को एक ईयरली परफॉर्मेंस के हिसाब से देखना चाहिए कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और हमने इसी वजह से हमारा जो आउटलुक है वो एक साल का दिया है दैट इज 18 to 19% ऑफ EBITDA रेंज। तो वो मार्जिन बरकरार रहेगा। अगर उसमें कुछ चेंज है तो हम लोग Q3 के बाद वी विल असेस इट एंड देन कम बैक। बट अभी हमको लगता है कि हमारा जो ईयरली गाइडेंस है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन बरकरार रहेगा। ग्रोथ हमने पिछले क्वार्टर में देखी है प्रिया जी, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स सामने रहे? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं इस समय ग्लोबल सिनेरियो और जो हमारे यहाँ की कंपनियां जिनका एक्सपोजर बाहर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपकी कंपनी, उन लोगों को कई चैलेंजेस रहे। उस चैलेंजेस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन पहले अगर आप ये समझाएं निवेशकों को कि जो ग्रोथ आपने देखी, कौन कौन से फैक्टर्स ने उसमें हेल्प किया? ये जो ग्रोथ है ये हमारे टॉप 25 क्लाइंट से आई है। हमारी एक बहुत ही शार्प फोकस है, हमारी एक स्ट्रेटेजी है दैट इज T25 स्ट्रेटेजी दैट वी फोकस ऑन आवर टॉप क्लाइंट्स इंक्लूड OEM मेनली। ये जो ग्रोथ है ये यूरोप और अमेरिका से आई है। बरकरार रहेगी ये ग्रोथ और हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आई है, तो इसका नजरिया कुछ और अलग तरह से होता है। और एक चीज और भी है दैट ये जो आई है वो हमारे OEM क्लाइंट्स के स्पेंड, R&D स्पेंड्स जो होते हैं जिसके ऊपर हमारा प्रोडक्शन प्रोग्राम के ऊपर हम लोग काम करते हैं, वो प्रोडक्ट जो R&D स्पेंड है वो अभी बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मोबिलिटी इंडस्ट्री जैसे हम बोलते हैं, इट इज गोइंग थ्रू अ वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। अभी सिंपल सिंपल चीजें हैं, जैसे अभी आप नई गाड़ी अगर खरीदना चाहते हो तो उसके नजरिए बहुत बदल गए हैं। कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस में अभी रोड सेफ्टी आता है, अगर सोशल अवेयरनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज आता है, हाइपर कनेक्टेड सर्विसेज आता है। पर बाकी के देशों में गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी एक तरह की है इलेक्ट्रिफिकेशन की। सो हमारे लिए ये जो R&D स्पेंड है हमारे टॉप 25 क्लाइंट्स का, जो इसी के ऊपर काम करता है, तो इसीलिए हमारा जो आउटलुक है एक प्रकार से हमारी ग्रोथ का वो बरकरार रहेगा। अगर हम आएंगे अगर ये क्वार्टर की ग्रोथ के ऊपर, तो ये क्वार्टर की ग्रोथ भी वैसे ही हमारे इलेक्ट्रिफिकेशन का जो हमारा सेगमेंट है, ई पावर ट्रेन और मिडलवेयर दोनों तरफ से आया है। और ये बोथ अमेरिकाज और यूरोप ज्योग्राफी एक तरह से मिलजुल के आया है। और ग्रोथ का जो हमारा नजरिया है वो बरकरार रहेगा। और केस जिसको बोलते हैं हम लोग कनेक्टेड, ऑटोनोमस, शेयर्ड और इलेक्ट्रिक, ये टेक्नोलॉजीज के ऊपर काफी सारा फोकस आएगा। और ये जो मोबिलिटी इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज से गुजर रही है, जिसमें हम लोग बहुत ही एक राइट टाइमिंग पे और राइट स्पॉट पे है, ऐसा हमारा मानना है।
बिल्कुल, लेकिन जो चिंता की बात है प्रिया जी वो ये है कि इस समय ग्लोबल इकोनॉमीज़ में मंदी की चर्चा चल रही है, इंटरेस्ट रेट सब तरफ बढ़ रहे हैं और करेंसी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा जो है कई कंपनियों को परेशान कर रहे हैं। आपका एक्सपोजर यूरोप में है, अमेरिका में है, एशिया में है, किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है ये करेंसी का मूवमेंट खास तौर पर आपको? यस। सो पहले मैं करेंसी के ऊपर बात करूंगी, फिर हम लोग कस्टमर्स पे ऊपर जाएंगे, रिसेशन की जो आपने बात। करेंसी का इम्पैक्ट तो सभी कंपनी के ऊपर आया है। अगर आप हमारी रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो कांस्टेंट करेंसी इट इज 6%, बट एक्चुअल इन डॉलर टर्म्स इट इज लोअर, विच इज एट 3%। सो ये जो हुआ है वो मेनली बिकॉज ऑफ क्रॉस करेंसी रेट से हुआ है। एक तरह से हमारे लिए एक थोड़ा सा नेचुरल हेज ऐसा है दैट हमारा यूरोप का बिजनेस काफी तरफ से हमारे यूएस के बिजनेस से नजदीक है। तो ये जो डायगोनली ऑपोजिट उनका जो मूवमेंट हुआ है वो एक तरफ से हमारा जो एक्सपोजर है वो बहुत ही कम करता है, जिसको हम लोग नेचुरल हेज बोलते हैं। ऐसा हुआ है इस क्वार्टर में। तो और इस क्वार्टर में अगर हम बात करेंगे तो ये जो मूवमेंट हुआ है करेंसी का, स्पेशली ऑन डॉलर, दैट हैज हैपेंड इन जून पर्टिकुलरली। पर अगर हम क्वार्टर 2 की बात करेंगे, आई मीन आने वाले क्वार्टर की, तो हमें लगता है कि ये ट्रेंड शायद स्टेबलाइज होगा। उसके बाद ये डॉलर रूपी का जो मूवमेंट है वो शायद रूपी विल आल्सो स्ट्रेंथन अ लिटिल बिट। और इसी वजह से हमको लगता है दैट क्वार्टर 2 में, आने वाले क्वार्टर में हमारी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो शायद एडवर्सली इम्पैक्ट होएगी। बट हमारा इबिटा का जो हमारा ईयरली एक गाइडेंस है वो बरकरार रहेगा, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, बिकॉज हमारा जो बिजनेस है बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका इज मोर और लेस वेरी इक्वली स्प्रेड। तो दोनों की जो मूवमेंट है करेंसी की तो वो डायगोनली ऑपोजिट है, तो वो थोड़ी सी इट हेल्प्स टू कंटेन द एक्सपोजर। अगर आप ग्रोथ के बारे में बात करेंगे या रिसेशन जो आपने बोला, उस दोनों चीजों को हम लोग साइडलाइन तो नहीं कर सकते हैं। हम लोग हमारे टॉप 25 कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ हमेशा से कांटेक्ट में रहे हैं। और जो मैंने पहले बात की कि उनका जो R&D स्पेंड है वो अभी भी बरकरार है। मैंने जैसे कहा कि उनका बेसिकली जो प्रोडक्शन प्रोग्राम्स है वो फ्यूचर कार्स के लिए, जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन हो या रोड सेफ्टी हो या एक क्लाइमेट चेंज के हिसाब से उसके और नजरिए होते हैं कि जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल कहते हैं, SDV। उसके ऊपर का उनका फोकस और भी बढ़ चुका है। तो हमें ऐसा अभी नहीं लगता कि रिसेशन का इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे मोबिलिटी इंडस्ट्री के डिमांड पे होगा, जिसमें ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स का जो फिनोमेना है वो बरकरार रहेगा। फिर भी करेक्ट। हम लोग हमारे कस्टमर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, बट अभी तो हमें लगता है कि जी, ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल का फिनोमेना जारी रहेगा। करेक्ट। प्रिया जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा क्विकली, और वो ये कि हमने देखा कि जो आपका डील्स जो आप विन कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा रहा है, आपकी पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रांग रही है, 115 मिलियन USD तक के आपने डील विन्स किए हैं। मेरा सवाल ये है कि जो नए डील्स आप ले रहे हैं क्या उनकी प्राइसिंग बेटर हो रही है पहले के मुकाबले? एक तो जस्ट स्मॉल करेक्शन, इट इज 155 मिलियन, ओके, 115 नहीं, ओके, फेयर 55 इनफ। मिलियन। जी, 155 मिलियन की हमने डील अनाउंसमेंट की है। वो हमारे टॉप 25 क्लाइंट से आई है। और आप बराबर आपने सही कहा है कि तो प्राइसिंग में हम लोग, सिंस हमारा एक पोजिशनिंग नीश है, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन पार्टनर के तरफ से हम हमारे क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, तो एक थोड़ा प्राइसिंग का बेनिफिट तो हमें मिलता है। अभी बिजनेस मॉडल की हम लोग बात करेंगे हमारे क्लाइंट्स की, तो वो भी एक चेंज की गुजर रही है। तो उसकी वजह से ये जो एंगेजमेंट है वो हर तरफ से होती है। तो हमें डेफिनेटली फायदा होता है दैट वी आर एक नीश पकड़ा है हमारे, और हमारा टेक्नोलॉजिकल पोजिशनिंग बहुत ही स्ट्रांग है। उसकी वजह से यस, हमें प्राइसिंग का बेनिफिट तो मिलता है। करेक्ट। एक आखिरी सवाल पूछूंगा और प्रिया जी, वो ये कि हायरिंग को लेकर इस समय सिचुएशन क्या है? किस तरह के आपको वेज हाइस देने पड़ रहे हैं? किस तरह की आप टीम बिल्ड कर रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल आपका जो बिजनेस है वहां पर? किस तरह की हायरिंग प्रोसेस चल रही है अभी?
देखिए, इस क्वार्टर में हमने 900 लोगों को ऐड किया है, तो अभी हमारा हेड काउंट अगर हम लोग देखें ग्लोबली और 9,100 है, तो हमने इस क्वार्टर में अच्छा खासा हेड काउंट ऐड किया है। हमारा नजरिया ऐसा है दैट टू कंट्रोल एट्रिशन हम लोग फ्रेशर हायरिंग भी कर रहे हैं, हम लोग ऑन साइट हायरिंग भी कर रहे हैं, तो हमारा हायरिंग का प्रोग्राम जारी है। अ, हमारा ऐसा मानना है दैट एग्जिस्टिंग हमारे जो पार्टनरशिप्स है, जैसे कि कोई एक कस्टमर्स के साथ हो या हमारे सप्लाई से चाइन में जो यूनिवर्सिटीज है जो हमें फ्रेशर्स का एक तरफ से सप्लाई करते हैं, तो उनके साथ की पार्टनरशिप हम लोग बहुत ही मजबूत करेंगे आने वाले पीरियड में, बिकॉज वो फ्रेशर की एडिशन जो है वो बरकरार रहेगी। लैटरल ऑल्सो विल कंटिन्यू, बिकॉज ये एट्रिशन का जो एक तरह से फेनोमेना चल रहा है, वो अभी थोड़ा सा कंटेन होगा 1-2 क्वार्टर में, ऐसा हमारा मानना है। बट अभी उसका नजरिया बहुत सारा क्लियर नहीं है और उसके बारे में इमीडिएट कमेंट करना सही नहीं होगा। इंक्रीमेंट्स की बात करेंगे तो पिछले 2 साल अगर आप देखोगे तो हमारा इंक्रीमेंट्स हैव बीन लिटिल बेटर देन द इंडस्ट्री। हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं हमारे इंक्रीमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में। उसके बारे में मैं अभी डायरेक्टली तो बात नहीं कर सकूंगी, बिकॉज एम्प्लॉइज को अभी 1-2 हफ्ते में पता चलेगा। बट एक डेफिनेटली बात करना चाहूंगी कि हम लोग इंडस्ट्री के बेंचमार्क से थोड़ा सा सुपीरियर इंक्रीमेंट्स का प्रयोग कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉइज के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी, समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और हमसे ये चर्चा करने के लिए। केपीआईटी टेक के टॉप मैनेजमेंट यहाँ पर आपको बताते हुए किस तरह कंपनी का बिजनेस चल रहा है और डिमांड में कोई कमी नहीं है। जो इनका ग्लोबल बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई रहा है। तो यहाँ से स्टॉक में क्या करना चाहिए वो हम आपको शो में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले टेक की बात कर लेते हैं क्योंकि आज मैनेजमेंट से चर्चा हमारी हुई। अब स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए, मेरे खास मेहमान अविनाश गोरखकर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैनेजमेंट से अभी बात हुई केपीआईटी टेक के और वो काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो टॉप 25 क्लाइंट्स हैं उनके वो अभी भी पैसा खर्च कर रहे हैं, जो नई डील्स आ रही हैं वो बेटर प्राइसिंग पर आ रही हैं। बहुत ज़्यादा चिंता अभी जो ग्लोबल हम जो कह रहे हैं कि मंदी की बात चल रही है उसकी उन्हें वो ध्यान में रखे हैं, लेकिन बहुत चिंतित नहीं है उसको लेकर। स्टॉक आपके सामने क्या करना चाहिए केपीआईटी टेक में? देखिए सुमित्रा, मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी नंबर्स में शायद आपको देखने को मिले, लेकिन जो नंबर्स आ गए हैं और जिस प्रकार की कमेंट्री मैनेजमेंट ने कही है, मुझे लग रहा है कि देखिए जिस किसी को अगर लंबी अवधि के लिए 1.5 साल का अगर नजरिया लेना है तो इनका ज्यादातर फोकस अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे है। इनफैक्ट ऑटोमोटिव सेक्टर में इनका वर्टिकल स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है और जब तक कंपनीज यहाँ पे खर्चा करेंगी, इनके आईटी बजट्स यहाँ पे बढ़ेंगे, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज एटलीस्ट नियर टर्म में आएगा। निवेशकों को थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये शेयर अगर वो खरीदे तो अच्छा खासा मुनाफा बन सकता है, बट टाइम फ्रेम लंबा रखिए क्योंकि स्टॉक में हमको लग रहा है कि मार्केट्स ऑलवेज थोड़ी बहुत चिंता करेगा कि अगर कहीं ना कहीं आईटी बजट्स कम होते हैं तो इसका सीधा प्रभाव इनके नंबर्स पे आने वाले दिनों में आ सकता है। बट लॉन्गर टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि ये खरीदने का एक अच्छा एंट्री लेवल हो सकता है, प्रोवाइडेड टाइम फ्रेम इज अबाउट 12 to 18 मंथ्स। ओके, तो लॉन्ग टर्म वाले की जो नज़रिया है अगर, तो वहाँ पर केपीआईटी टेक जो है वो अच्छा हो सकता है स्टॉक, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया अविनाश, समय निकालकर ये हमें एनालिसिस और ये व्यू देने के लिए स्टॉक पर।